नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को गुवाहाटी के राष्ट्रपति तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। यहां पर एयर मार्शल एसपी धारकर के साथ सुप्रीम कमांडर ने उनका स्वागत किया। बता दें कि देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का असम का यह पहला दौरा है। राष्ट्रपति के पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर स्वागत किया। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को पायलट रूप में नजर आई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पारंपरिक पोशाक साड़ी की जगह एयरफोर्स पायलट की पोशाक पहने नजर आई। तो वहीं असम की तेज एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई विमान में तेजपुर स्टेशन पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सुखोई में उड़ान भर चुकी हैं। बता दें कि उन्होंने 2009 में पुणे वायुसेना में बेस में सुखोई फाइटर में जेट में उड़ान भरी थी। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू पहले पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद वायुसेना फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। तीनों सेनाओं के सुपर कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति को सेना की ताकतों और हथियारों की निरंतर से अवगत कराया जाता है। बता दें कि जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई से MK-30I के जहाज में उड़ान भरी थी। यह 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है, जिसे रूस से विकसित किया गया है। भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइसेंस के तहत इसका निर्माण किया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के असम दौरे पर हैं, जहां महामहिम 6 अप्रैल को असम पहुंची थी। इससे पहले उन्होंने कांजीकारा राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया था। इसके बाद 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाई थी। अब इसके बाद उन्होंने सुखोई से उड़ान भरी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन के दौरान उनके साथ तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष संजय कुमार बंदे, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और उनके साथ बाकी और नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि ये चेन्नई से तमिलनाडु को जोड़ने वाली पहली ऐसी तेज रेल सेवा है जो महज कुछ घंटों में ही व्यक्ति को चेन्नई से कोयम्बटूर पहुंचा देगी। पीएम मोदी ने ट्रेन को रवाना करने से पहले उनका निरीक्षण भी किया और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने 13,300 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने हैदराबाद के पास एम्स बीबी नगर के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखी, जिसके बाद सिकंदराबाद तरीतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की 3 महीने से कम समय में तेलंगाना से शुरू की जाने वाली ये भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। यह हैदराबाद के तिरुपति शहर से जोड़ेगी। इस दौरान ट्रेन में शुरू होने वाले दोनों शहरों के बीच यात्रा का लगभग समय 3.5 घंटे कम हो जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि लोगों आज मैंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह विश्वास आधुनिकता, प्रौद्योगिकी और पर्यटन को जोड़ेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि आज के नए भारत में देशवासियों की आशाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। तो जेपीसीबी मांग को लेकर और अडानी मुद्दे को लेकर आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी राय रखी। बता दें कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी मांग को गलत बताने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने एक बार फिर से जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग को गलत ठहराया। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करती होती थी और हम टाटा बिरला का नाम लेते थे। टाटा का देश में योगदान है और आजकल अंबानी अडानी का नाम लेते हैं। उनका देश में क्या योगदान है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो वहीं अपनी सफाई में शरद पवार ने कहा कि इंटरव्यू अडानी को लेकर नहीं था, वह कई मुद्दों को लेकर इंटरव्यू करने गए थे, जिसमें मुझसे अडानी को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। शरद पवार ने आगे बताया कि आखिर उन्होंने जेपीसी मांग को क्यों गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने विपक्षी दलों के साथ हुई बैठक में ये बात कही थी कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हैं। तो आखिर वह देश के सामने सच्चाई कहां तक और कैसे लाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम को करनी चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जेडीएस को लेकर बड़े झटके की। बता दें कि चुनाव से पहले इस कर्नाटक में जेडीएस को बड़ा झटका लगा है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2030 से पहले ही सियासी पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। चुनाव से पहले जेडीएस को तगड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक जेडीएस के नेता अब्दुल अजीज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा था, जहां पार्टी की प्राथमिकता सदस्य और प्रदेश इकाई के सचिव पद पर अब्दुल अजीज के इस्तीफे का पत्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंगाई मंगलूते इब्राहिम को सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल ने इस्तीफे के बाद जेडीएस से अभी तक निर्वाचित क्षेत्र के उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं की है। दरअसल जेडीएस ने पहली लिस्ट में उनके नाम की घोषणा नहीं की थी। उन्होंने साल 2018 में चुनाव लड़ा था और वे हार गए थे। हालांकि मतदाताओं के साथ उनका अच्छा जुड़ाव था, इसके बावजूद उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। उन्होंने अपने संबंधियों के साथ शनिवार को बेंगलुरु के कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्हें जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस ने अब तक 166 तो वहीं जेडीएस ने 93 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तो वहीं कर्नाटक में 224 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं की है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां दुष्कर्म के बाद महिला को जिंदा जलाया गया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान के बाड़मेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि बांगुड़ी गांव में पड़ोसी युवक ने एक दलित महिला से दुष्कर्म किया, फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। ये मामला बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के बांगुड़ी गांव का है, जहां पचपदरा थाना क्षेत्र की पुलिस के अनुसार बांगुड़ी गांव में रहने वाली महिला के साथ पड़ोसी युवक शकूर खान ने पहले दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने एसिड डालकर महिला को जलाने की कोशिश की थी, जहां परिजनों ने अधजली अवस्था में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में देकर जोधपुर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में देर रात पीड़ित महिला की मौत हुई। जहां के बाद पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए कई मामलों में मामला दर्ज किया, जिसके बाद दुष्कर्म के आरोपी शकूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक के परिजनों के अनुसार घर पर अकेली देखकर आरोपी महिला के घर पर आया था और उसके बाद उससे जबरन दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने मृतका के दर पर एसिड डालकर आग लगाने की कोशिश की। बता दें कि इस घटना के बाद लगातार बयान आ रहे हैं, जहां इस घटना को लेकर विपक्षी राज्य कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण में डूबी हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक मुस्लिम युवक की तरफ से दुष्कर्म कर और उसे जान से मारने की कोशिश के बाद भी राजस्थान सरकार का रवैया वही रहा है जैसा कि आरोपी चाहता था। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां देर रात तेज प्रताप यादव को होटल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना वाराणसी के सीगरा थाना इलाके की है, जहां शुक्रवार की रात आर्किडिया नाम के एक होटल में आधी रात उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिसके बाद तेज प्रताप अपनी कार में बनारस सड़कों पर घूमते दिखे। वहीं दूसरी तरफ होटल संचालक ने इसकी बदसलूकी के खिलाफ तेज प्रताप के सहायक मिसाल सिन्हा ने सीगार थाने में इसकी लिखित शिकायत की। पुलिस को दी गई शिकायत में ये लिखा गया है कि आर्किडिया होटल में बिना उन्हें सूचना दिए गए होटल प्रबंधक ने उन्हें सिक्योरिटी में लगे जवानों को सामान कमरे से बाहर निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया था। इसके अलावा वो तेज प्रताप यादव के कमरे में भी गए और उनका सामान भी उन्होंने निकाला, जिससे तेज प्रताप यादव काफी नाराज हुए। बता दें कि तेज प्रताप यादव निजी दौरे पर वाराणसी आए थे और रात में घूमने के लिए वे अस्सी घाट गए थे, लेकिन जब वह होटल वापस पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। इस मामले में सिगारा थाना अध्यक्ष राजू सिंह ने बताया है कि उनके सहायक की ओर से लिखित शिकायत थाने में दी गई है। पुलिस इस मामले में होटल प्रबंधक से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ये भी चेक किया जा रहा है कि उनकी बुकिंग कब से कब तक थी। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसी के बाद मामले की आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की, जो भारत दौरे पर आए हैं, जिन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन भारत दौरे पर हैं। शनिवार को जिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिस पर दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए महात्मा गांधी के प्रयासों की तारीफ भी की। इस दौरान दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन ने कहा कि मैं आज राजघाट पहुंचा,
मैं इससे पहले 27 साल पहले भारत आया था और ये मेरा भारत का पहला दौरा था। मैं हमेशा महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पवित्र उद्देश्यों की सराहना करता हूँ। गांधी जी के कई दर्शनास्त्र जो सीख देते हैं, सत्याग्रह लोगों को जागरूक करना सहित लोकतंत्र की मजबूती के लिए उनकी तरफ से किए गए काम की सराहनीय पहल करता है। पाक जुन ने 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, जहां भारत दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर इस दौरे की काफी अहम माना जा रहा है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, जिसमें दक्षिण कोरिया के सदस्य भी शामिल हैं। इससे पहले जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्क जुन से फोन पर बात की थी, जिसके बाद भारत पहुंचने पर दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री ने अपने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंदी में बात की और कहा कि मुझे इंडिया आकर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात करते हैं बढ़ते मामले कोरोना की। बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। हर रोज की तरह नए मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से डर रहे हैं। शनिवार को भी कोरोना वायरस की 6155 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भारत में 6050 नए मामले सामने आए थे। इन आंकड़ों के साथ ही देश में अब कोरोना के एक्टिव केस मामलों की संख्या बढ़कर 31,194 पहुंच चुकी है, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से 11 मौतें दर्ज की गई हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।